नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रह और राशियों के गुण। इन गुणों में मुख्यतः हम पंच तत्व और जो त्रिगुण माने जाते हैं यानी सत्व, रज और तम। हालांकि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन हमें इसकी दी जाती है, लेकिन ये बेसिक सा ही काफी नहीं है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने कई व्यूअर्स को ये कमेंट करते देखा है, जो चैनल में भी कमेंट करते हैं कि सर मेरा राशि का स्वामी शनि है, आपने बोला तामसिक है, तो वो तामसिक नहीं है, तामसिक तो बुरा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सही जगह पर जब तक सही शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और दूसरा, सिर्फ अपने मन को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष नहीं पढ़ना चाहिए। जो कुछ चीजें स्वीकार अच्छी हैं उनको भी करना चाहिए, कुछ ऐसा कमी लगती है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। उपचार तभी संभव है। हम कभी ऐसा चाहते कि मेरे जीवन में सिर्फ अच्छाई हो, तो सही बता रहे हैं वो जीवन इस धरती के लायक नहीं है। तो थोड़ी बुराई भी एक्सेप्ट की जा सकती है, और लेकिन यह समझना जरूरी कि वो तामसिक का गुण कहां लागू हो रहा है, तामसिक को कब एक गुण की तरह देखा जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ज्योतिष में बार बार सुप्रीम ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र नहीं है। ज्योतिष में सुप्रीम ग्रंथ तो भगवत गीता ही है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का पार्ट है। और जिसने भी इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है और वो सिर्फ एक समझता है कि मैं अपने तर्क बुद्धि पर सीख लूंगा, वो तामसिक प्रवृत्ति है। समझिए जरा, बुद्धिमान होना कभी भी सत्य को नहीं बताता है। बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति और आप कहते कि भाई ये तो सात्विक नहीं। जब हम ऐसे ज्ञान की बात करते हैं जो सार्वभौम सभी के लिए प्रेम की बात करता है, वो हम ज्ञान तत्व सत्य। लेकिन जहां सिर्फ कोई मुझसे संबंधित विषय है, जहां मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है, वो तमस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह विषय भी देश काल परिस्थिति अनुसार फायदेमंद भी हो जाता है। अब जैसे भारत देश की जब बात करते हैं, इस प्रकार का जो डिप्लोमेटिक संबंध है, हमने अपने शत्रुओं के साथ कुछ छल किया है, क्योंकि वो सदैव दूसरों से छल करते हैं, तो ये तमस से मिली हुई जीत भी अधर्म नहीं माना जाएगा। तो इसलिए प्लीज वाक्यों को बदलने का कोशिश ना करें। तमस को तमस ही रहने दें, तमस को सत्व बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन उस तमस के गुण को समझें। तमस का गुण क्या है? सत्व में भी बहुत कमी है। आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस देश काल परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उस समय पर सत्व में भी बहुत बड़ी कमियां, बहुत बड़ी खामियां दिखाई देती हैं, क्योंकि हर पग पर हमें बड़ा सोच विचार करके बोलना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट क्लास के व्यक्तित्व हैं, फर्स्ट क्लास यानी पूरी तरह विदुर नीति का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम हर व्यक्ति में ईश्वर देखते हैं, देखना भी चाहिए। लेकिन ये थर्ड क्लास बुद्धि और सेकंड क्लास बुद्धि वालों पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको तो कुछ ना कुछ प्राप्तियां चाहिए। वो कैसे विदुर नीति को एज इट इज अप्लाई कर देगा? कई जगह डिप्लोमेट होना पड़ेगा। तो सत्व भी कई दफा नेगेटिव रोल प्ले कर देता है। क्लियर होगा? तो हमें देखकर बोल रहे हैं कि इसके सामने विचारों का इतना खुलापन रखा जाए या ना रखा जाए। क्लियर? तो ध्यान रखिए कि कब रज भी दोषपूर्ण माना जाता है, कब सत्व भी दोषपूर्ण माना जा सकता है, और कब तमस अच्छा भी माना जा सकता है। और इसी प्रकार से पंच तत्वों को भी ग्रह और राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स में जगह मिली हुई है। और अगर राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे बात करते हैं वृषभ राशि, जिसको हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की श्रेणी में जब आते हैं तो वो अर्थ माना जाता है। अर्थ यानी एक प्रकार से संग्रह करना, एक्यूमुलेट करना। और अगर इस राशि में कहीं पृथ्वी तत्व प्रधान ग्रहों की संख्या ज्यादा देखी जाती है तो यह अच्छा माना जाता है। तो याद रखिएगा, राशि का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है।
हम मान लेते हैं कि जैसे यहां बृहस्पति को हमने आकाशीय माना है, यानी सार्वभौम्य, हर जगह व्याप्त होने वाला। लेकिन बृहस्पति का जो राशियों का स्वभाव है उन पर उसको सही ढंग से अप्लाई करना हमें आना चाहिए। जैसे बृहस्पति की जो राशि है धनु राशि, उसको हम अग्नि तत्व प्रधान मानते हैं, लेकिन बृहस्पति स्वयं कैसा है? आकाशीय तत्व प्रधान है। इसी प्रकार से बृहस्पति की मीन राशि जल तत्व प्रधान है या मोक्ष विषय से संबंध बनाता है, लेकिन स्वयं ये जो ग्रह है वो आकाश तत्व की बात करता है। तो इस चीज को सही ढंग से लागू करना भी हमें आना चाहिए। तो ग्रह का और राशियों का किस प्रकार से सत रज तम और पंच तत्वों में इसको क्या क्या जगह मिली, इसको किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम काल पुरुष का ही चार्ट लेंगे, मेष लग्न का चार्ट। अब किसी का मेष लग्न है, किसी का वृषभ लग्न है, और राशि का भी अपना ही इंपॉर्टेंस है, चंद्रमा जहां बैठा हुआ है। तो इन दोनों के स्वामियों को हमें देखना है कि भाई लग्न स्वामी और राशि स्वामी, अगर लग्न स्वामी भी हार्ड है यानी अग्नि तत्व प्रधान की कुछ बात कर रहा है और राशि स्वामी भी अग्नि तत्व की प्रधान बात कर रहा है, तो फिर उसका मुख्य वो आक्रामक, अनुशासित और तर्क विजय, यानी जिसको बोलते हैं डिबेट में जीत दिलाने वाला, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के तर्क को वो अपनी बात को मनवा के ही रहेगा। और स्पेशली जो जिसमें एक तमस प्रधान विजय की झलक दिखाई देती है वो मंगल। तो यहां पर हमें तमस वाली बात कहां से आ गई? क्योंकि मंगल को तामसिक कैटेगरी में भी शामिल किया जा रहा है, जो साम दाम दंड भेद चतुर्बुद्धि से चीजों पर जीत हासिल करता है। साम यानी समझदारी से, दाम यानी अगर कोई नहीं मानता है तो कुछ उसको पैसा देने से भी नहीं चूकता है, और दंड, उसको दंड का या उसको डर डराता है कि तुझे कुछ पनिशमेंट मिल सकती है, और भेद, फिर तेरा भेद खोल दूंगा मैं। इस प्रकार से अपने कार्य को किसी भी कीमत पर मनवाने का जो काम कर रहा है वो तामसिक प्रवृत्ति, लेकिन हम उसको बुरा नहीं मान रहे हैं। आज के समय हम सबको, हालांकि सब में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन फिर भी उसी ईश्वर ने हमें बताया है कि आपको देखकर, जो मैंने आपको बुद्धि दी है उसका सदुपयोग करके ही परिस्थितियों के अनुकूल बातचीत करनी है। सब पर एक समान बात लागू नहीं हो सकती है। तो ये शुरुआत से अगर शुरू करते हैं तो आप इसको आसानी समझ जाएंगे। सात्विक या सतगुण, ये किन राशियों के ग्रहों का प्रधान गुण माना जाता है? सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। क्लियर हो गया? इनकी राशियों पर भी अप्लाई होगा ये। तो आपको ध्यान रखना है, एडिशनल एड ऑन करना है कि जैसे सूर्य की जो राशि होगी वो अग्नि तत्व, साथ साथ वो सत पर चलने वाली, वो जरूर बात करता है अनुशासन की, उसमें क्रोध भी है, लेकिन वो क्रोध हम पूरी तरह कह सकते हैं सच को विजित करने के लिए कोशिश करता है सूर्य वाला व्यक्तित्व कि मैं अधर्म का या झूठ का सहारा ना लूं। इसी प्रकार से चंद्र की राशि कर्क राशि, तो चंद्र की राशि को हम जल के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं, तो सत्व और जल। क्लियर हो गया? यानी काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव, तो ये सात्विक भाव। और जहां जल तत्व की बात आती है तो जल क्या बताता है? लोगों से जुड़ना हो, इमोशनली अटैच होने का काम जितना बढ़िया ढंग से चंद्रमा कर सकता है, जितना बढ़िया ढंग से कर्क कर सकता है, इतना बढ़िया ढंग से कोई भी नहीं कर सकता। मन पर राज करता है चंद्रमा, या कहें चंद्रमा का खुद का जो राशि है कर्क राशि। तो हमें यह ध्यान रखना है कि चंद्रमा का सतगुण के साथ साथ ये जल तत्व के साथ मिलाकर देखना है। और एक चीज को और ध्यान रखना है, जब हम ये तो नेचर है, वो रहेगा ही, सात्विक नेचर तो रहेगा ही, चंद्रमा का मूल स्वभाव सदैव सात्विक ही है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं जब आकाश में चंद्रमा
जैसे अष्टमी से अष्टमी गिनते हैं कि जब चंद्रमा बली होता है, जैसे जब शुक्ल पक्ष लगा ही है उस समय चंद्रमा बहुत कम होता है। भाई जैसे कल अमावस्या थी, आज शुक्ल पक्ष लगा है तो चंद्रमा का आकार बहुत कम होता है। तो जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, क्लियर हो गया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा का आकार हम मुख्य सात्विक ही मानते हैं, यानी उस दिनों पर जब किसी का जन्म होता है तो हम उसको सतगुण प्रधान मानते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो फिर वो चंद्रमा ऐसा होता है कि वो शनि के साथ भी उसको कोई फिर परहेज नहीं है। मेरी आप बात समझ रहे हैं? ये वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मिलावट हो गई है तमस की, बट ये तो आज की आवश्यकता है। जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करने वाले शनि प्रधान ग्रह बैठे हैं, अगर वहां पर कृष्ण अष्टमी के बाद भी अगर हमें चंद्रमा मिल जाता है तो कोई हमें समस्या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी तमस प्रॉपर्टी आने लग जाती है। लेकिन कभी आपको एकदम पीक पॉइंट पर यह चीज परेशान कर रही है कि सर अष्टमी का लगभग अंत है, इसको हम तमस माने कि सत माने, तो इसमें निर्विरोध रूप से चंद्रमा को सात्विक ही मानना है, सत ही मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो समय अनुसार कभी कभी तमस हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो सदैव सत ही रहना चाहता है। वो तो हम मानते हैं कि भाई रोहिणी के प्रति जो विशेष इनका स्नेह था, लगाव था, और दूसरी पत्नियों का इन्होंने अवहेलना कर दी, इन कारण इनको श्राप मिला था कि भाई आपका आकार घटेगा। लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है वो सदैव परिपूर्ण होने का ही है, वो पूर्ण होकर बड़े प्रसन्न मानते हैं, तो हम सत्व ही मानेंगे इनको। कभी हम चैलेंज आ जाता है कि तमस ज्यादा प्रधान माना जाए या सत ज्यादा, तो सत ही प्रधान माना जाएगा। क्लियर? और इससे हम आदमी का कैरेक्टरिस्टिक, विचार करने का तरीका, ये कहने को तो बहुत छोटा सा विचार है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप अगर इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आप किसी के बारे में सटीक जो फल करेंगे, किसी की पर्सनैलिटी, स्पेशली किसी के व्यक्तित्व के बारे में सही जानकारी इन्हीं से मिल सकती है। नहीं तो आप लगाते रहिए नियम कि भाई ये धनु राशि है, धनु राशि का भी स्वामी बृहस्पति है, और मीन राशि है, मीन राशि के भी स्वामी बृहस्पति है, एक साथ नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। धनु राशि हमेशा सार्वभौम में तो है, लेकिन वो अपनी बातों को अग्नि की तरह डिलीवर करेगा, यानी सदैव सच बोलना है, बोल्ड होकर। वो झगड़े की बात नहीं करता है, लेकिन वो निर्भीक होकर बात करता है। जहां तक बात मीन राशि में है, वो भी ज्ञान की बात तो करेगा ही, क्योंकि बृहस्पति की वो राशि है, लेकिन वो जल तत्व, वहां पर एक इमोशनल अटैचमेंट, प्रेम करना स्वाभाविक गुण माना जाएगा जल राशियों का। क्लियर हो गया? और ये एक ये अतिरिक्त पार्ट आपको ऐड करना है कि जो हम जहां जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चीजें देख रहे हैं, उस चीज को भी अपने दिमाग में रखना है कि भाई हम किस प्रकार से धर्म का संबंध अग्नि के साथ जोड़कर देख रहे हैं। क्लियर हो गया? अर्थ का संबंध हम पृथ्वी के साथ जोड़कर देख रहे हैं, इसी प्रकार से काम का संबंध वायु के साथ जोड़कर देख रहे हैं, और मोक्ष का संबंध हम जल के साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो वो भी अपने मस्तिष्क में रखना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तब आप डिलीवर करेंगे तो ज्यादा सटीक रहेगा। जैसे मीन राशि का स्वभाव किससे ज्यादा मैच कर रहा है, मीन राशि का स्वभाव, राशि के स्वभाव की बात करते हैं तो वो जल तत्व राशि है या मोक्षदायिनी राशि मानी जा रही है, और इसका जो लॉर्ड है, इसका जो स्वामी है, वो स्वामी एक आकाशीय गुण की बात करता है। अब कई दफा दिमाग में आता है कि सर फिर मीन को हम ये थोड़ा सा इमोशनल कह दीजिए या विचारों पर राज करने वाला भी मान रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ भी उसका संबंध आ रहा है, शुक्र की वो उच्च राशि मानी जाती है। तो कुछ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बृहस्पति को हमने जल तत्व नहीं माना है, लेकिन वो फेवरेबल प्लेस किसका है वो भी विचार करना है। वो फेवरेबल प्लेस, जैसे मकर राशि की जहां बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो अर्थ की बात करता है। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर एक हिडन एजेंडा भी छुपा हुआ है, यहां पर अग्नि वाला पार्ट भी छुपा हुआ है। दैट इज वाई
क्योंकि ये जो उच्च राशि वाला पार्ट है ये आपको भूलना नहीं है। किसी भी प्लैनेट को कोई राशि पसंद है, उसका मालिक से कोई लेना देना नहीं है। मालिक उसका शत्रु हो मित्र हो वो अलग अलग विषय है। शनि मंगल को शत्रु मानता है, लेकिन मंगल को फिर भी ये राशि सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मकर राशि में एक अग्नि गुण भी मौजूद है, बेशक से वो अर्थ की बात कर रहा है, धर्म अर्थ। क्लियर हो गया? तो हमें ध्यान रखना है कि मकर राशि, जब कभी भी आप मकर राशि के बारे में बोलेंगे, क्योंकि यह मंगल जो कमांडर इन चीफ है, जिसका क्रोधाग्नि सूर्य से भी भयंकर है, सदैव इस राशि में सबसे ज्यादा आनंद लेता है 10 नंबर यानी मकर राशि में। तो आपको अग्नि वाली बात 10 नंबर में याद रखनी पड़ेगी। तो एक तो यह विषय हमें याद रखना है कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्लियर हो गया? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जहां धर्म है वो हम अग्नि की बात करेंगे, अर्थ है वहां हम पृथ्वी की बात करेंगे। चीजों का एकत्रण करना मूल स्वभाव है, काम मोक्ष धर्म अर्थ। अब कई दिमाग में आता कि छठा भाव कैसे अर्थ है, इसी के कारण सर्विस की बात कर रहा है वो। काल पुरुष की कुंडली में जो छठा भाव छठी राशि है, इसका संबंध अगर दशम भाव के साथ धनात्मक बनता है तो कोई ना कोई ऐसा वो कार्य करेगा, ऐसी वो सर्विस करेगा, ऐसी कोई पब्लिक सेक्टर में कार्य करेगा जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध सरकार पर होगा या राजाओं के साथ संबंध होगा। क्लियर? तो इसको याद रखना है, अर्थ संग्रह, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्लियर हो गया? कामनाओं की पूर्ति। अब ये काम पर विशेष ध्यान रखना है, शनि का ये फेवरेट प्लेस है। ठीक हो गया? कामनाओं की पूर्ति। और शनि का एक मूल स्वभाव, शनि को हमने यहां कहा रखा है वायु तत्व ग्रह में। समझिए जरा, धर्म अर्थ काम। क्लियर हो गया? ये उस राशि को बहुत पसंद कर रहे हैं जिसके तत्व अनुसार आ रही है। शनि का मूल वायु तत्व है, तो यहां भी देख रहे हैं धर्म अर्थ काम, इसको भी हम वायु तत्व मान रहे हैं। वायु तत्व की विशेषता है सेवा कर्म से बेहद बली। अगर शनि की फेवरेबल राशियां, शनि वाले व्यक्तित्व सेवा भाव से कोई कर्म करेंगे, बेहद बल मिलेगा उनको, क्योंकि शनि को प्रधान सेवक माना जाता है। और अगर कहीं उसके मन में कोई ऐसा गर्व पैदा हो जाए कि नहीं नहीं मुझे तो, देखिए शनि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शनि अपनी जगह पर सबसे ज्यादा बली है, लेकिन अगर शनि अपनी पर्सनालिटी को भूलकर सूर्य बनने की या मंगल बनने की चाह करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कब ये शक्तियां डिस्ट्रक्टिव बन जाती हैं, शनि एज वेल एज राहु और केतु, जब वो निरंकुश हो जाता है और वो ऑबिडेंट नहीं रहता है। क्लियर हो गया? भाई आपने अपने ऑफिस में समय पर कोई कार्य कर रहे हैं और बॉस की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो आपकी शक्तियों का बेहद फायदा मिलेगा, बहुत बली हो जाता है। और इनफैक्ट आज जैसे जहां हर देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात आती है, प्रजातंत्र या लोक सत्ता की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, उसके लिए बहुत बली माना जाता है। लेकिन अगर शनि उसमें कहीं राजतंत्र को मिक्स करना शुरू कर दे कि नहीं नहीं मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो ये निरंकुश और घातक हो जाता है। जैसे केतु है, केतु में भी एक समस्या है, कई ज्योतिषी केतु को अग्नि तत्व में मान रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, कुजवत केतु का अर्थ ये नहीं कि भाई वो केतु मंगल के साथ ही चला जाएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ यानी मंगल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केतु के मंगल के समान मिल रहे हैं, लेकिन केतु कभी भी प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पर बहिर्मुखी होकर बात करने के लिए नहीं जाना जाता है। हालांकि इस मामले में राहु फिर भी इससे मैच करता दिखाई देता है, फिर भी इन दोनों प्लैनेट को, क्योंकि वो एक ही शरीर के दो अंग हैं, दो हिस्से हैं, जो टुकड़े हैं, उनको वायु तत्व में ही मानेंगे। केतु में कभी कभी, माने जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये एक सुसाइड बॉम्बर की तरह मान लीजिए, एक, देखिए ये कहना कई दफा बड़ा गलत लगता है, लेकिन एक कह सकते हैं देश प्रेमी व्यक्ति को, जो अपने देश के लिए वफादार है,
कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि गलत दिशा में है, उसके देश प्रेम का गलत उपयोग भी कर सकता है कि भाई तू अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करेगा, कहता जी करेगा। उसको ये रियलाइज करा दिया कि वो तेरे दुश्मन है, जा ये शरीर में बम बांध ले और सुसाइड बॉम्बर बन जा। ये तो एक गलत तरीका है। एक दूसरा तरीका है जहां पर हमने उसको सेना में शामिल किया और उसके उस भावना का, उस देश के प्रति न्यौछावर हो जाने वाली भावना का सदुपयोग किया, तो वो मंगल का प्रधान गुण है। तो ये दोनों में कई दफा हमें लगता है कि डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन केतु हेडलेस माना जाता है। उसको गाइड करने वाले, उसको ट्रेन करने वाले दूर बैठे हैं, उसको जो बोलेंगे वैसे वो करेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि केतु को ओबीडेंट रहेगा तभी वो बेहद बली माना जाएगा। और कहीं केतु ने अपने विचारों, जो उसका मूल स्वभाव है, उसको त्याग कर निरंकुश होकर कार्य करने का प्रयास किया, वो स्वतः ही अपने आप को नष्ट कर लेगा। तो यह हमें ध्यान रखना है कि केतु त्वरित प्रभाव से अग्नि में नहीं चला जाता है, या राहु के कुछ गुण अग्नि से मिलते हैं तो हम राहु को भी नहीं अग्नि तत्व में डाल देंगे। भाई राहु जैसे बहिर्मुखी दिखाई देता है हमें, ज्यादा ये वाला आक्रामक रवैया राहु के पास भी है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है ये आक्रामकता जहां अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं, ये संकीर्ण आक्रामक की बात नहीं कर रहा है कि भाई संकीर्ण यानी छोटे ग्रुप के लिए अपने आप को आक्रामक करना। हम आक्रामक हुए अपनी देश के लिए, हम अपनी सेना के लिए आक्रामक हुए। एक व्यक्ति सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए आक्रामक हो रहा है। तो थोड़ा इनका स्वार्थ का जो डेफिनेशन है ये बहुत छोटी है। इनकी स्वार्थ की डेफिनेशन, नो डाउट कई दफा लोगों को लग सकता है कि स्वार्थ तो खराब होता है, बट इनके स्वार्थ की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। इनके स्वार्थ में, इनके हित में सबका हित जुड़ा हुआ है। दैट इज वाई इसको हम ज्यादा बढ़िया कैटेगरी मान रहे हैं, लेकिन नेवरदलेस ये कोई खराब कैटेगरी नहीं है। वायु तत्व के बिना भी आज तो चल पाना करीब करीब इंपॉसिबल है। क्लियर हो गया? जब ये ग्रंथों में बातें लिखी हैं तो ये जो मन में डिफरेंस आता है कि सर फिर क्यों इसको ऐसा इसके कंपेयर में कम माना गया। भाई हम कोई सतयुग में नहीं जी रहे हैं, त्रेता में नहीं जी रहे हैं, द्वापर में नहीं जी रहे हैं। जिस युग में जी रहे हैं उस युग को जब तक हम उस युग के देवताओं को सलाम नहीं करेंगे, उस युग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सलाम नहीं करेंगे, हम नहीं चल सकते हैं। तो मूल स्वभाव ये है, सेवा कर्म से ही आप बलि बन सकते हैं। ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, तर्क डिबेट पर जीत, आप डिस्कशन की बात करता है ये वाला पार्ट, ये डिबेट की बात करता है। ठीक हो गया? तो निरंकुश अगर होता है तो ये विनाशकारी हो जाते हैं फिर तीनों। तो इसलिए इनका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए ओबीडेंट रहना, किसी की आज्ञा में रहना। अगर आज्ञा में रहता है तो सदैव इनसे ज्यादा बलि फिर कोई नहीं होगा, इनको पूरा प्रजा का साथ मिल पाएगा। ठीक है? तो ये सारे जो प्लैनेट है उनका गुण, इनकी राशियों का गुण, और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला पार्ट है इसके साथ मिलाकर देखना है। सदैव आपको ये बात याद रखनी है कि जो कर्क का स्वभाव होगा, कर्क का स्वभाव चंद्रमा यानी सात्विक भी है वो, और जल तत्व होने के कारण वो मन पर राज करने की बात भी करता है। और क्योंकि आनंद को जब बड़ा कर देते हैं तो ये परमानंद में चला जाता है, या मोक्षा में चला जाता है। परमानंद यानी मोक्षा। क्लियर हो गया? तो सूर्य चंद्रमा बृहस्पति की राशियां होने पर धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्ञान और नैतिक मूल्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, जो सत्य की या सात्विक गुण की विशेष इसके माने जाते हैं, पार्ट माने जाते हैं। इसी प्रकार से राजसिक गुण को किस प्रकार जाना जाए, राजसिक गुण है क्या, यही अंतर नहीं हो पाता है कई बार। बुध और शुक्र ये राजसिक है, साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि शुक्र जल के साथ राजसिक है और बुध पृथ्वी के साथ राजसिक है। ठीक है? तो राजसिक वाले लालसा, उनकी कोई ना कोई कामना होती है, मन में कोई विशेष कामना से वो कार्य करेंगे कि भाई शुक्र का ये घर है तो वो वाला शुक्र अगर यहां बैठ जाता। अब इसमें भी एक ध्यान रखना है, यहां पर और यहां पर कहां पर शुक्र, भाई ठीक है हमने मूल त्रिकोण की बात की कि मूल त्रिकोण राशि ये है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है? इस कारण से कर्क राशि में शुक्र अच्छे फल दे रहा है क्योंकि वो जल तत्व के साथ मैच कर रहा है। वो ठीक है चंद्रमा और शुक्र का अपना विरोध है, लेकिन
जब हम राशि के हिसाब से देखते हैं तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि ग्रह का प्रधान गुण क्या है। और जहां तक बात इन दोनों में से चुनने की है, शुक्र धर्म अर्थ काम, काम यानी वायु, ये ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, थोड़ा कह सकते हैं व्यवहारिक होने की बात करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ज्यादा संग्रह कर, ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर, ज्यादा एक्यूमुलेट कर, तो फिर हम यहां पर बल ज्यादा मानते हैं। तो मेरे हिसाब से शुक्र जैसे प्लैनेट का ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए। ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर आप जिसको बोलते हैं, अब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऐसा प्लैनेट जो हमारे कुटुंब की बात करता है, विशेष रूप से प्रेम की बात करता है, अगर वो ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसको तो इनफॉर्मल रहना चाहिए। कोई तो पार्ट इनफॉर्मल रखेंगे कि सारे ही फॉर्मेलिटी में खत्म कर देंगे, जिसको क्या बोलते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये अनौपचारिक रहे तो ज्यादा बली होता है शुक्र, और वो ज्यादा सुटेबल भी लगता है कि भाई वो अर्थ तत्व की बात कर रहा है या जो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म अर्थ पृथ्वी के साथ जुड़ा है तो ज्यादा संग्रह करेगा। और ये धर्म अर्थ काम, ये वायु के साथ जुड़ा हुआ है। और वायु किसकी बात करता है? सेवा कर्म में बेहद बली, निरंकुश होने पर विनाशकारी हो जाता है। और अगर यहीं पर कहीं कोई शुक्र यहां बैठे हुए हैं और वो कहीं निरंकुश हो जाए, उस पर कोई पापाक्रांत हो जाए, तो फिर वो बेहद विनाशकारी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? पार्टनर के साथ हमें समस्याएं भी दिला सकते हैं। चलिए ध्यान देना, अंतर करना आना चाहिए कि भाई कोई प्लैनेट स्वग्रही होने पर भी अलग अलग स्वभाव से क्यों फल दे रहा है। ये ज्यादा करीब दिखाई देता है शुक्र के बाय डिफॉल्ट नेचर से। पृथ्वी तत्व प्रधान है। अगर आप यहां देखेंगे, पृथ्वी हालांकि बुद्ध को मानते हैं एकत्रण कुशल, लेकिन इस पार्ट से काफी हद तक मैच करता है। क्लियर हो गया? इससे काफी मैच कर रहा है। संसाधन सदुपयोग, संसाधनों का सही सदुपयोग, क्योंकि ये जब सदुपयोग करता है बुद्ध, तो वो खाली ऐसा नहीं कि भाई उसने भोग किया और त्याग दिया, कहता नहीं, पूरी तरह से इसको, क्योंकि बुद्ध का गणित बहुत अच्छा है, बुद्ध का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत बढ़िया है। तो बुद्ध संसाधनों का पूरी तरह सदुपयोग कर पाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई आज के समाज में ये लग्न बहुत जरूरी है, 3-6 स्पेशली, 3 यानी मिथुन लगन और कन्या लगन, क्योंकि ये बहुत क्रांति की बात नहीं करते हैं कि भाई बदलाव ले आएंगे, युद्ध कर देंगे। वो ऑलरेडी जो सिस्टम है, जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको बढ़िया ढंग से उपयोग या सदुपयोग की बात करता है। ये बुद्ध की विशेषता है। तो ये हमने समझा। राजसिक में बुद्ध और शुक्र की राशियां हैं। क्लियर हो गया? देखिए, अभ्यास करने से वो पार्ट हम निकाल कर फलित में उसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन नो डाउट इसको हम अगर बिना देखे फलित करेंगे तो फिर फल में वो चार्म नहीं आएगा। मंगल की 2 राशियां हैं, दोनों में बहुत बड़ा भेद है। वो हमें जब तक इनके तत्व नहीं पता लगेंगे, इनके जो त्रिगुण है वो नहीं पता लगेंगे, तब तक हम नहीं फलित कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर ये धर्म की बात करता है, मंगल की राशि है। ये मोक्ष की बात करता है, मंगल की राशि है। ठीक हो गया? तो इसीलिए बड़ा ज्यादा वृश्चिक राशि को बड़ा ज्यादा छुपा हुआ माना जाता है, रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि राशि बात कर रहा है जल तत्व की, जिसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक अग्नि के साथ। ठीक है? तो वो पार्ट जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक फलित नहीं बनेगा। तो आप कहते भी दोनों को गुस्सा आता है, जी गुस्सा तो हम मान रहे हैं, उसका प्रधान गुण है, लेकिन ज्यादा सधा हुआ उसका सदुपयोग करने में, क्योंकि कमांडर की मूल त्रिकोण राशि है, और कमांडर जैसे व्यक्तियों के लिए या जंगबाज के लिए फॉर्मल होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। यह एक जल तत्व प्रधान राशि है। क्लियर हो गया? और जल तत्व प्रधान में मंगल थोड़ा सा डिस्कंफर्ट तो फील करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोनों के अंतर को समझना है कि कब कोई प्लैनेट मूल त्रिकोण होकर बली माना जा रहा है और कब कोई प्लैनेट मूल त्रिकोण के बजाय स्वग्रही में ज्यादा बली माना जा रहा है। ठीक है? तो भाई इस बड़ी छोटी सी बात है, भाई मुझे
ब्रह्मास्त्र दिया गया, मुझे नारायणास्त्र दिया गया, मुझे पशुपति लेकिन कहता है कि मेरे आसपास कोई इतने बड़े अस्त्र का उपयोग करने वाले लोग ही नहीं है, तो मैं उन उच्च शक्तियों का इस्तेमाल कहां करूंगा? मुझे तो साधारण विजय में छोटे छोटे अस्त्र ही काम कर रहे हैं। तो किसी ने अपनी दृष्टि से बोला है ये मूल त्रिकोण राशि है, ये उच्च की राशि है, लेकिन मेरा काम तो स्वग्रही से ही चल रहा है, क्योंकि मैं तो उस पार्ट के आसपास भी नहीं फटका हूं। जिस उच्चता की बात, जिस मूल त्रिकोण की बात वहां रखी गई है, मैं उसको डिजर्व नहीं कर रहा हूं या मैं उसके लायक नहीं हूं, तो मुझे मेरा तो स्वग्रही से बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आज समझ में आ रही होगी आपको भाई, एक राजा जैसे जो महान कार्य करने वाले लोग हैं, उसके लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि भाई किसी उसके फॉलोवर नहीं है उसके कोई, या कहीं कोई बड़े भाषण में उससे कोई बड़ी चूक हो जाए, उसकी बहुत बड़ी मायने रखती है। लेकिन एक वैसे साधारण व्यक्ति, साधारण माने धन की कोई कमी नहीं उसके पास, लेकिन उसको बोला जाता है कि आप माइक पर बोले, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। क्लियर हो गया? उसके लिए तो स्वग्रही ही काफी है। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है कि कब हम स्वग्रही से उच्च से ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं और कब हम मूल त्रिकोण होकर भी स्वग्रही का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन ये चीजें भी वेरी कर रही हैं कि भाई उसका स्केलेटन कैसा है, उसका जो कंकाल है कुंडली का वो कैसा है, उसके स्केलेटन में आपने ऐसे चीजें फंसा रखी हैं, उसको उच्च के बल तो दे रखे हैं, लेकिन वो खांचा ऐसा बना हुआ है, वो फॉर्मेट में कहीं फिट बैठता नहीं है। कहता जी तेरे सारे ग्रह उच्च के हैं। कहता बहुत बढ़िया। अब उसकी पता लगा उसकी इच्छा है ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रण की, ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की, और उसके सारे ग्रह उच्च के होके कहीं केंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं। केंद्रा तो क्या मांगता है? ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मांगता है। नो डाउट जो ग्रह बैठा हुआ है वो दिलाएगा जरूर, लेकिन उस समय जब तक उसकी मनोस्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक वो उसके लिए दुख का कारण ही बनेगा। पता लगा 20 वर्ष तक उसने बहुत जीवन में दुख सहा, और जब उसका मनोस्थिति में परिवर्तन हुआ तभी उसको वैसा यश मिला। तो इसका उपयोग करना बेहद जरूरी है। राजसिक में लालसा, सांसारिक ज्यादा सांसारिक हो जाता है, मटेरियल की तरफ भौतिकवाद बढ़ जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजों को एकत्र करना, कुछ कुछ पृथ्वी से मैच कर रहा है। और प्राप्त बुद्धि, कोई कार्य करेगा प्राप्तियों के लिए। ठीक है, और इसीलिए जब हम बात करते हैं इस मीन राशि की, नो डाउट वो बृहस्पति की राशि है, लेकिन इसके अंदर बृहस्पति का मैं कई बार बोलता हूं कि बृहस्पति के रोमांटिक फेस की बात करता है, क्योंकि बृहस्पति तो सात्विक है। फिर मीन राशि में और धनु राशि में थोड़ा सा अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि मीन राशि शुक्र का फेवरेट प्लेस है, जो सात्विक नहीं राजसिक है। ये तपस्या करेगा एक प्राप्ति के लिए, वो उसको पता है भाई ये मुझे इससे मिलने वाला है, ये तपस्या करता है सदैव, उसका वो नियम है उसका, वो ये सात्विक है। तो फर्क हमें ध्यान रखना है। तामसिक मंगल शनि राशियां, फिर बता रहा हूं तमस कोई दोष नहीं है, उपयोग करने के ऊपर है। साम दाम दंड भेद चतुर्बुद्धि का सटीक इस्तेमाल करना ये जानते हैं मंगल और शनि की राशियां। यानी मेष के पास भी वो गुण है और वृश्चिक के पास भी गुण है, इसी प्रकार से मकर के पास भी गुण है और कुंभ के पास भी गुण है, और इन दोनों में भी अंतर है, वो हमें ध्यान रखना है। इन दोनों में मैंने आपको बताया कमांडर को ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी, अभी मूल त्रिकोण की बात नहीं कर रहे हैं, कमांडर को ज्यादा प्रिय ये। लेकिन शनि किस फॉर्म में थोड़ा लिबरल रहता है, हर दृष्टि में लाभ रखता है, जंग नहीं करना चाहता, वो ये वाली राशि है। ये भी हमें कई दफा लगता है यार शनि तो अभी मूल त्रिकोण हो गया तो ये जंग की बात करेगा, नहीं, शनि यहां ज्यादा फॉर्मल हो गया है, वो अपने चीजों को व्यवस्थित करके बात करेगा, क्योंकि वो श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी भी है शनि। उसका रूप कहां ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है? यहां पर हर वस्तु से लाभ की बात, शत्रु भी है तो क्या लाभ की बात उससे भी करनी है। तो फिर आकाश तत्व, ये त्रिगुण है, उसके बाद ये 5 तत्व इसमें शामिल होते हैं। तो आकाशीय प्लैनेट कौन सा माना जाता है? बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। हॉली वॉटर, इसकी दृष्टि,
इसकी सिटिंग, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि सब दोषों को दूर करती है। मिसाल के तौर पर किसी का पंचम भाव कमजोर है, संतान के लिए वो दिक्कतें कर रहा है, बृहस्पति ने बली होकर दृष्टि डाल दी, डिले दे रहा है, दुरुस्त है, डिले करेगा लेकिन संतान मिल जाएगी, बृहस्पति कारक है और वो बली होकर दृष्टि डाल रहा है। तो आकाशीय सार्वभौम की बात करता है, हर जगह जो व्याप्त है, ठीक है, विस्तार ज्ञान, संकुचित ज्ञान नहीं है, बहुत विस्तारित ज्ञान की बात करता है। ज्ञान और बुद्धि में भी फर्क है, बुद्धि के लिए हम बुद्ध के पास जाएंगे, ज्ञान के लिए हम बृहस्पति के पास जाएंगे। कहता जी इसमें क्या फर्क है? वैसे हम ऑलरेडी इसका अंतर समझा चुके हैं, बट फिर भी आपको याद रखना है, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, इसीलिए बुद्ध को हम डार्क साइड में भी रखते हैं और लाइट साइड में, यानी सूर्य की लॉबी में भी उसको पूरा सम्मान मिलता है, और शनि की, वो बुद्धि की बात करता है। लेकिन वो बुद्धि वो तमस की विजय कराने के लिए, सत्व की विजय कराने के लिए, रजस की विजय वो एक अलग विषय है। ठीक हो गया? तो बुद्धिमान तो कोई भी, राक्षस भी बुद्धिमान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ज्ञान हमें मुक्त कर दे, परम ज्ञान, वो तो उस पर तो एकाधिकार बृहस्पति का है, हमें यह नहीं भूलना है। तो सब अपने आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। किसी को अगर ये डिक्लेयर करना हो यार किसको, वो तो ठीक है, जब हम बड़ी रीजनिंग में जाते हैं तो फिर हम डिक्लेयर करते हैं भी सूर्य राजा है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड बात करें, उसके राजा होने का कारण तभी संभव है जब शनि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाए। और अगर शनि ने अपने हथियार डाल दिए कि मैं नहीं करने वाला हूं अब कार्य, तो फिर विद्रोह होगा, सूर्य की सत्ता भी जाएगी, शनि को तो कलह मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि ये सभी हमारे लिए जरूरी विषय हैं। तो जब हम ऑन ग्राउंड खड़े होकर सभी पर नजर डालते, सब हमारे लिए उतने ही बल दिखाई देते हैं। ठीक हो गया? तो ये सार्वभौम विस्तार ज्ञान की बात करेगा। अग्नि तत्व में सूर्य और मंगल को हम निर्विरोध रूप से शामिल करते हैं, वो डिस्प्यूट उसको अलग रखना है। राहु केतु का अग्नि तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, बहरूपी है वो, स्पेशली राहु, वो तो जैसा है वैसा एक्ट करना जानता है, और लेकिन वो मूल तत्व में हम वायु तत्व के साथ ही मानते हैं। और अगर यही गड़बड़ हो जाता तो वायु विकार बहुत दे देता है, दृष्टि डाल देगा स्टमक वाले पार्ट में, तो फिर वो वायु विकार आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम दे देगा, कहीं घुटने वाले पार्ट में नजर डाल देगा खराब दृष्टि से, तो घुटने बेकार कर देगा। इसी प्रकार से केतु भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं दे देता है, हिडन प्रॉब्लम दे देता है, उसको हम ज्यादा वायु तत्व के साथ जोड़कर देख रहे हैं। ठीक है? तो ये आक्रामक, अनुशासित और तर्क विजय, डिबेट से जीत करने वाले। ठीक है? पृथ्वी तत्व, बुद्ध है एकत्रण कुशल, ये एकत्र करने में विश्वास रखता है, और इसीलिए दूसरे भाव में बुद्ध का बलि माना जाता है, क्योंकि वो उस घर का ही नेचर एकत्रण का है, एक्यूमुलेट, बैंक बैलेंस। तो अगर ऐसे ग्रह, बुद्ध जैसे ग्रह संबंध बनाते हैं कि जिसका स्वभाव एकत्रण के लिए बना हुआ है, बहुत अच्छा माना जाता है। संसाधन का सदुपयोग करना ये जानते हैं, कितना कमाया उसकी बात नहीं कर रहा है, उसके सदुपयोग की बात बुद्ध करता है। और जल तत्व में चंद्रमा और शुक्र को मानते हैं, मिलनसार हैं, यात्रा भोग का पूरा आनंद ले गए। कई लोग कहते हैं सर इसकी क्या मानता है, आप एक बार कुछ पार्ट निकाल कर देख लो, आपके जीवन में काम चल जाए। तो सब हमारे लिए जरूरी है। जैसे कमांडर के लिए बॉर्डर पर बढ़िया से कमांड करना जरूरी है, ऐसे ही अब कोई उत्सव का समय है, परिवार में सब लोगों के साथ मिलना है, अगर उसके अंदर ये वाली पार्ट नहीं है, यात्रा भोग का आनंद नहीं ले रहा, तभी भी वो जीवन में रिक्तता की बात करता है। कमांडर सदैव वो काम करके नहीं कैसे चलेगा, उसको रिलैक्स होने के लिए सबसे ज्यादा जो रिलैक्स करने वाले प्लैनेट है, जो हम मेरे मन को शांत कर सकते हैं, उस पर इनका एक अधिकार है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। बुद्ध या बृहस्पति, ठीक है, वो बुद्धि और ज्ञान की बात कर रहा है, शांत होने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए इन पर आना ही पड़ेगा हमें। चंद्रमा और शुक्र एकाधिकार रखते हैं, कहते भाई हमारा एकाधिकार है, अगर हमें डिस्टर्बेंस होती है तो फिर आपके आनंद से आप वंचित हो जाएंगे, चाहे आप कितने ही बड़े कमांडिंग अफसर हैं, आप चाहे
कितने ही बड़े एम्पायर के मालिक ही क्यों ना हो। तो ये ध्यान रखना है, मिलनसार यात्रा भोग का आनंद, एक मतलब कुछ नहीं है उसके पास, उसकी मंथली इनकम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितना कभी होता है कभी नहीं होता है। चंद्रमा और शुक्र बहुत बली है उसके, कहता जी मेरे से बड़ा राज इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि ये सीधा ही वो आनंद की बात कर रहा है, बिना एकत्रण के आनंद की बात करो। कहीं बुद्ध जैसे प्लैनेट भी बली है तो एकत्रण भी है, आनंद भी है। परिवर्तनशील, ये बड़ी जल्दी बदलाव, आज के समय पर ये एक जरूरी विषय है। जो भी कोई बढ़िया मूवी डायरेक्टर है और या कोई ऐसा राइटिंग में है, कोई बढ़िया ऐसी चीजें लिखते हैं जो आदमी को हदप्रभ कर देती है, यार क्या जबरदस्त लिखता है व्यक्ति। तो ये परिवर्तनशील जब तक नहीं होगा तो सिनेमा जगत में ये बहुत जरूरी विषय है। क्लियर हो गया? उसमें एक परिवर्तन चाहिए और वो सोच भी ना पाए ऐसा कवियों की कल्पनाशील जो शब्द है, इन दोनों प्लैनेट पर ज्यादा फिट बैठता। बहुत कल्पना करने में माहिर होता है व्यक्ति, और चतुर्थ भाव के साथ संबंध आ रहा है, नेचुरली वो कहीं ना कहीं मोक्षा के साथ भी संबंध बनाता है। तो परम सुख की बात भी, अगर ये चतुर्थ भाव में बहुत बली होकर बैठते हैं तो परम सुख मोक्षा के लिए भी विचार करता है वो। ऐसी कई मूवी डायरेक्टर हैं जिनका शुक्र और चंद्रमा बहुत बली है, तो वो अपने मूवीज में भोग आनंद भी रखते हैं, लेकिन वो परम सुख भी उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी योग भी करवा सकते हैं आनंद और भोग के जरिए, तो वो भी एक पार्ट इसमें शामिल हो सकता है। वायु, शनि राहु केतु, इसको हम वायु तत्व में मानते हैं। सेवा कर्म में बेहद बली, ये ध्यान रखना, इनका बल ही सेवा कर्म में। अगर मैं शनि तत्व राशियों में आता हूं, मेरा लग्न और राशि दोनों ही शनि के साथ संबंध है, जो भी मैं कार्य करूंगा, अगर मैं किसी को अपना गुरु मान लेता हूं, किसी को अपना मेंटर मान लेता हूं, यकीन मानिए सबसे बड़ा बल वही है उसके लिए। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि जी मुझे कुछ रेमेडी बताएं। देखिए, रेमेडी यही होता है कि आप, सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि हमें किसी के सामने तो, किसी नियम के आगे तो झुकना आना चाहिए। हमने जीवन में आज तक कोई नियम नहीं माना, हमने जीवन में कोई गुरु धारण नहीं किया, मन में जो आता है वो करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप इसको कोट कर लें, लिख लें कागज पर, हमें नियम मानना पड़ेगा। मेरे दिल में वो आता है, मैं वो करता हूं, ये वाक्य पूरी तरह सही नहीं है। इस पर काफी ज्यादा बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में तो पता नहीं दिल में फिर क्या आएगा। इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है कि दिल की बात नहीं, चाहे वो हमें कई दफा गलत भी लग रहा है, माने हमें प्रसन्न नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो सही है अगर, तो वो कार्य करना चाहिए। निरंकुश अगर हो जाते हैं, ये किसी के अंडर कंट्रोल नहीं रहते हैं, तो फिर ये विनाशकारी हो जाते हैं। पता नहीं क्या कर दें, कुछ कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके जो स्पेशली ऑबिडेंट हैं दोनों, राहु और केतु, शनि डार्क साइड के ये बड़े अच्छे सेवक माने जाते हैं, राहु और केतु, तो ये बेहद विनाशकारी बन जाते हैं। वायु का बल, इसको आप इस प्रकार से समझें कि घटोत्कच जैसा एक, इनको माना जाता है भीम के सुपुत्र थे, और वो राक्षसी के बेटे थे, लेकिन उनको अगर संरक्षण मिला, या कहें वो कंट्रोल रहे, सूर्य के उसमें रहे, चंद्रमा के प्रभाव में रहे, तो बहुत अच्छे से आज्ञाकारी बने वो, और उनका बहुत अच्छा नाम हुआ। क्लियर? महाभारत के युद्ध में उनका वर्णन आता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया। वायु तत्व का सदुपयोग कर रहे हैं अगर राजा की उचित आज्ञा में रह रहे हैं, या धर्म की उचित आज्ञा में रह रहे हैं। इसी प्रकार से आप चाहे पवन पुत्र हनुमान जी को देख लीजिए, जब तक राम के सेवक हैं उनका बल तभी तक है। और अगर उस प्रकार की शक्ति के साथ, जैसे हम बोलते हैं कि भाई भीम के अंदर संपुट थोड़ा सा तमस का भी संपुट था, लेकिन क्योंकि वो अपने भाई को सर्वे सर्वा मानते थे, युधिष्ठिर की आज्ञा में ही रहते थे वो, अगर युधिष्ठिर की आज्ञा की अवहेलना कर दे तो वो विध्वंसकारी भी हो सकते थे, पूरी तरह धर्म पर भी वो आ सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं भाई की आज्ञा में रहूंगा। कई बार उनका मन करता था मैं बुरी तरह पिटाई कर देता हूं इनकी, कौरवों की, लेकिन भाई ने बोला कि मतलब
वायु तत्व बहुत शक्तिशाली है। इसकी शक्ति का अगर ये कंट्रोल करना सीख लेते तो सच में शक्ति का एहसास तो यही करा रहा है वायु तत्व। तो इन उदाहरणों से शायद आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि वायु तत्व की विशेषता क्या है, परम बलशाली। लेकिन अगर ये आज्ञा में नहीं रहेगा तो तमस विध्वंसकारी हो जाएगा, और अगर आज्ञा में आ जाएगा सूर्य और चंद्रमा की तो फिर ये सत्व गुण फैलाने लग जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत कठिन विषय है ये, लेकिन हमने शुरुआत में बता दिया था, हम अपने आप को शून्य भी अगर मान लेते हैं कि भाई जीरो ज्ञान है हमें, तो करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। हम अभ्यास करते रहेंगे और हमारे यही सबसे बड़ा बल है। हम ज्ञानी नहीं है, दूसरे लोग होते हैं ज्ञानी, हम ज्ञानी नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा बल क्या है? हमारा बल अभ्यास है। हम निरंतर अभ्यास करेंगे और उस पॉइंट को हासिल करके ही रहेंगे। आप यकीन करें, अगर हम डेली अभ्यास करें, बार बार प्रश्न आता है क्या कार्य सबसे कठिन है? पुनरावृत्ति सबसे कठिन है, अभ्यास सबसे कठिन है। आज एक दिन हमने पढ़ लिया, वो तो सभी पढ़ते हैं, शुरुआत तो लोग करते ही हैं, लेकिन जो अंत समय तक उस कार्य में उतने ही आनंद से, उतने ही जोश से लगा रहे, जीत उसको निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जीत उसको मिलनी ही है। तो आप भी ये बात याद रखिए, कार्य शुरू किया है वो तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमें अभ्यास निरंतर करना है। अभ्यास कभी कम हो सकता है, लेकिन अभ्यास कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।